So hello kids, today we will do type conversion. Under type conversion we have implicit and explicit type conversion, and after type conversion we will do math module. So first we will try to understand type conversion. The process of converting the value of one data type, that is from integer, string, float, etc. to another data type is called type conversion, right? So let us consider a variable have data type integer, right? We want to convert the data type of that variable from integer to string or float. So this process of converting one data type to another is called as type conversion. So type conversion can be done by two ways. First one is implicit type conversion and second one is explicit type conversion. So try to understand implicit type conversion. In implicit type conversion, Python automatically convert one data type to another data type. This process does not need any user involvement, right? So we can say implicit type conversion automatically convert one data type to another data type, and here user or programmer involvement is 0. सो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाता है पाइथन की प्रोग्रामिंग के थ्रू, और कह सकते हैं कि पाइथन ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देता है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. सो सपोज a इज़ अ वेरिएबल हैविंग वैल्यू 12. यहाँ पे a है वेरिएबल और इसकी वैल्यू इनिशियली 12 है. तो क्योंकि इसकी वैल्यू 12 है तो इसका डेटा टाइप इंट हुआ, राइट. अब एक वेरिएबल है b में 10.23 वेरिएबल वैल्यू स्टोर है, तो ये डेटा टाइप कौन सा हुआ? फ्लोट डेटा टाइप, राइट. डेटा टाइप हम इससे पहले वाले चैप्टर में लेक्चर में पढ़ चुके थे. अब हम क्या करते हैं, c एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें a प्लस b जोड़ देते हैं. तो यहाँ पे हमने एक इंटू को जोड़ा, एक फ्लोट को जोड़ा, दो अलग अलग डेटा टाइप को जोड़े, राइट. अब इसमें कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? इसमें कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? सी में 12 प्लस 10 प्लस 23.23, तो 22.23 आना चाहिए. सो इस तरह के कन्वर्जन ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन होते हैं और पाइथन इसको ऑटोमेटिकली कर देता है, क्योंकि एक डेटा टाइप है इंट, एक डेटा टाइप है फ्लोट, और जब इंट और फ्लोट को जोड़ते हैं, जब इंट और फ्लोट को कभी भी जोड़ते हैं या कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसका जो रिजल्ट है वो फ्लोट आता है, इंट नहीं आता. तो ये जो कन्वर्जन है ये कौन करता है? पाइथन ऑटोमेटिकली कर देता है. तो जब भी हम प्रिंट सी करेंगे तो वैल्यू ऑफ सी एज आउटपुट विल बी 22.3 विच इज़ फ्लोट, राइट. सो दिस इज हाउ कॉम्बिनेशन ऑफ इंट एंड फ्लोट कन्वर्ट टू फ्लोट ऑटोमेटिकली. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट एक डेटा टाइप था, फ्लोट एक डेटा टाइप था. जब हमने इनको जोड़ा तो इसने ऑटोमेटिकली इंट और फ्लोट जो डेटा टाइप था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? फ्लोट में, राइट. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट practically. So suppose s is a variable having value 90, right, and f is also another variable having value 12.90 which is a float value. Now I am trying to add both these values s plus f, so the result is 102.90, right. तो ये इंटीजर वैल्यू थी, ये फ्लोट वैल्यू थी. जब हमने दोनों को जोड़ा तो वैल्यू कौन सी आई? फ्लोट वैल्यू आई, राइट. या इसको एक थर्ड वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं हम. d इज इक्वल टू एस प्लस एफ भी लिख सकते हैं, और d करते ही और d लिखते ही d की वैल्यू हमारी आ गई, राइट. ये हमारा स्क्रिप्ट
इंटरेक्टिव मोड है तो यहाँ पे हमको प्रिंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, राइट। स्क्रिप्ट मोड में हम प्रिंट लिखते हैं, यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। नाउ try to understand explicit type conversion. In explicit type conversion, user convert one data type to another required data type, राइट। तो यहाँ पे यूजर कन्वर्ट करता है वन डेटा टाइप से अनदर डेटा टाइप में एज पर दियर रिक्वायरमेंट। we use predefined functions int, float, str, etc, right? So this process need user involvement, right? तो implicit में user involvement नहीं था, जबकि explicit में user involvement है, right? वहाँ पे जो implicit type conversion था, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली होता था, राइट। कौन करता था? पाइथन करता था। बट जहाँ ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में जो कन्वर्जन है वो कौन करता है? यूज़र करता है, प्रोग्रामर करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो आई एम रिपीटिंग, in implicit type conversion it is done automatically, whereas in explicit type conversion it is done by the user, right? So let us try to understand with example. So a is equal to 12, a is a variable having value 12, b is a variable 10.23, so this is integer value, this is float value. अब यहाँ पे इनको जोड़ते हैं a प्लस बी, राइट। अगर हमको यहाँ पे a प्लस बी जोड़ते हैं तो आंसर विल बी 22.23, बट यहाँ पे हमने अपनी तरफ से यहाँ पे क्या लिख दिया? ये इंट लिख दिया, राइट। तो इंट लिख दिया तो अब ये जो डेटा टाइप है फ्लोट वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एंड देन आवर वैल्यू विल बी 22, राइट, विच इज़ इंट डेटा टाइप। तो यहाँ पे हमने ज़बरदस्ती फोर्सफुली इस डेटा टाइप को कन्वर्ट किया है, राइट। तो सच टाइप ऑफ कन्वर्जन इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। लेट अस डू इट प्रैक्टिकली। यहाँ पे आपने देखा था हमने s लिया था 90 और f लिया था 12.90। अब इनको जब ऐड किया था तो 102.90 आया था, राइट। ये देख सकते हैं आप। बट यहाँ पे हम अब एक्सप्लिसिटली इसको जोड़ेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करेंगे। तो d इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे इंट और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे जिसको हमको जोड़ना है s प्लस f, राइट। अब ये कौन सा कन्वर्जन हो गया? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे इंट हमने अपनी तरफ से लिख दिया, राइट। तो जब इंट अपनी तरफ से लिख दिया तो जो इसका रिजल्ट आएगा फ्लोट वाला वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी वैल्यू ऑफ d विल बी 102 इन प्लेस ऑफ 102.90। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो प्लीज़ इसको समझ लीजिए। अगर यहाँ पे आपने अपनी तरफ से लगाया हुआ है कोई डेटा टाइप तो ये कौन सा डेटा टाइप हो गया? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, राइट। और इससे जो आंसर है वो भी चेंज हो गया। यहाँ पे आंसर क्या था? 102.90, यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 102, राइट। क्यों? क्योंकि इंटीजर वैल्यू में डेसिमल वैल्यू नहीं आती, राइट। तो इंटीजर वैल्यू में डेसिमल वैल्यू नहीं आती है तो इसलिए इसने इस डेसिमल पार्ट को हटा दिया। होप यू आर गेटिंग। सो दिस वॉज टाइप conversion explicit and implicit. Now math module. So math module is a standard module in Python. To use mathematical functions of this module we have to import module using import math, right? Now ये import math हमारा क्या करता है? सारे मैथमेटिकल फंक्शंस ये दिख रहे हैं आपको, सील, फैक्टोरियल, फ्लोर, मोड, exp, लॉग, ये सारे फंक्शन अगर यूज़ करने हैं तो ये मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं? लेट अस डू प्रैक्टिकली। तो ये हमें इंपोर्ट मैथ ये कॉपी कर लिया और ये हम अपने पाइथन सेल में गए और ये पाइथन सेल में हमने इंपोर्ट मैथ कर दिया, राइट। बिना इंपोर्ट मैथ किए हुए हमारे कोई भी आंसर नहीं आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो इंपोर्ट मैथ स्टेटमेंट इज कंपलसरी। सो फर्स्ट फंक्शन इज सील फंक्शन, CEIL, और इसमें कुछ वैल्यू डालेंगे। इट रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू n, राइट। तो
तो ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो यहाँ पे देखिए हमने अगर 4.2 डाला तो ये 5 आया, राइट। तो या तो 4 आएगा या तो उससे आगे आएगा, राइट। इट विल रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू n, राइट। तो इसको और समझते हैं। तो ये हमने डाला तो आंसर विल बी 5। अब हम यहाँ पे 4.9 डालते हैं तब भी आंसर हमारा क्या होगा, 5 ही होगा, राइट। और अब हम अगर यहाँ पे डालते हैं 3.9, राइट, तो आंसर हमारा क्या होगा 4। अब इससे समझिए सील क्या करता है। सील एक और ले लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा, 4.4 ले लेते हैं, राइट। तो ये 5 आया। एक और ले लेते हैं, देखिए बहुत है। सो इसको समझते हैं। तो ये कोई राउंड ऑफ नहीं कर रहा है, राउंड ऑफ और इसमें अंतर है। सील में क्या हो रहा है, देखो 4.2 है तो 4.2 से नियरेस्ट जो नंबर है आगे, ठीक है। मैंने वो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ें तो इसमें लिखा है इट विल रिटर्न स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए परंतु उससे बड़ा, राइट। तो यहाँ पे आप देखते हैं 4.2 है तो 5 आया, 4.9 है तो नियरेस्ट बड़ा कौन है, 5 है। 3.9 है तो नियरेस्ट कौन है, 4 है। 4.4 है तो नियरेस्ट जो बड़ा इससे डिजिट है 4 से कौन है, 5 है। तो इस तरह से सील फंक्शन क्या करता है, स्मॉलेस्ट नंबर तो देता है परंतु जो हमने यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे जो वैल्यू दी है उससे बड़ी वैल्यू रिटर्न करता है। तो होप सील फंक्शन इज क्लियर। नेक्स्ट है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। इट विल रिटर्न फैक्टोरियल ऑफ ए वैल्यू। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे हमने डाला, ये डाला हमने मैथ डॉट फैक्टोरियल 4, राइट। अगर ये हमने डाला हुआ है तो रिटर्न 24 कैसे आया, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से करते हैं तो जो आंसर आता है वो 24 है। तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं करके, राइट। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 24। किस तरह, क्यों, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो आंसर क्या आना चाहिए, 24, राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। अब यहाँ पे डाल देते हैं 3, तो आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर क्या होगा 6, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, तो आंसर विल बी 6, राइट। इस तरह से हमारा ये फैक्टोरियल काम करता है। चलिए एक और ले लेते हैं। यहाँ पे हम फैक्टोरियल 5 का निकाल के देखते हैं। तो 5 का क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो आंसर कितना आएगा, 120 आएगा, राइट। अब नेक्स्ट है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन देखिए जो सील का है जस्ट अपोजिट है। इट विल रिटर्न लार्जेस्ट इंटीजर, जबकि ये क्या लिखा, इट विल रिटर्न स्मॉलेस्ट इंटीजर, लेस देन और इक्वल टू n, राइट। तो यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ लेस देन है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, जैसे हमने डाला 4.2 तो ये 4 लिया उसने, इससे एक कम, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन, तो यहाँ पे लेस देन लेना है उसको, राइट। तो यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं करके, ये वाले एग्जाम्पल उठा लेते हैं। तो ये आंसर आया, अच्छा ये तो सील ही है, हमारा फ्लोर फंक्शन यूज़ करना है हमको। इसने क्या दिया, 4 दिया, राइट। अब दूसरा फंक्शन एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे 4.9 करके देखते हैं, राइट। 4.9 किया, देखिए राउंड ऑफ नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो आंसर फिर भी 4 आया, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन n, तो इस n से जो हमने वैल्यू पास की है उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन n, ध्यान देंगे। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। अब यहाँ पे 4.5 लेते हैं, तो देखिए क्या आता है, ये 4 ही आया, ठीक है। तो राउंड ऑफ नहीं, राउंड ऑफ होता तो 4.5 का 5 हो जाता, 4.9 का 5 हो जाता, राइट। तो ये कम, एक वैल्यू कम देगा, फ्लोर फंक्शन एक वैल्यू कम देगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 4.3 का।
तो आप देखेंगे 4 आएगा, राइट। तो ये वैल्यू एक कम देगा, जबकि सील फंक्शन एक वैल्यू ज़्यादा देगा जो हमने वैल्यू डाली है। इसको ध्यान दीजिए, ये सब कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग, राइट। नेक्स्ट है एफ मॉड फंक्शन। एफ मॉड फंक्शन क्या होता है, इस 10.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, 2 5 या 10, रिमाइंडर 0.5 बचेगा, तो रिमाइंडर जो है इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। इट विल रिटर्न द रिमाइंडर व्हेन n डिवाइडेड बाय y, जब हम इस n को y से डिवाइड करते हैं। नाउ लेट अस डू प्रैक्टिकली। तो f डॉट मॉड, पहले हम 10 ले लेते हैं बल्कि, ठीक है। तो ये 10,2, तो 2 5 या 10, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, राइट। और अब हम इसको रखते हैं तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 0.5 आएगा, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की बार यहाँ पे 11 लेते हैं, तो 2 5 या 10 या 3 भी ले सकते हैं, इसको 3 भी लेते हैं। तो 3 या 9 और रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो आंसर विल बी 2 हियर। तो ये जो सारे एग्जांपल हमने किए हैं ये सब आप कॉपी में लिखिए, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आउटपुट के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो पावर फंक्शन है, राइट। तो पावर फंक्शन क्या करता है, इट विल रिटर्न n रेज टू द पावर y। तो मान लीजिए मैथ डॉट पावर POW 2,3 है, तो 2 की पावर 3 ये 8 रिटर्न करेगा। तो इसको प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं, राइट। तो ये पावर रिटर्न करता है, तो यहाँ पे इसको देखें, तो 2 की पावर 3 8 रिटर्न हुआ। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 3 की पावर 2 अगर करना है तो 3 आगे रखना पड़ेगा और 2 पीछे रखना पड़ेगा, तो 3 की पावर 2 यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ध्यान रखिए इसकी पावर ये, राइट, इसकी पावर ये, तो 2 की पावर 3 8 होता है, जबकि 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 3 9, राइट। तो इस तरह से ये पावर फंक्शन यूज होता है। एंड लास्ट इज SQRT स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। तो स्क्वायर रूट तो आपको पता ही है क्या होता है, इसको प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। तो मैथ डॉट SQRT इसका सिंटेक्स है, इस तरह से लिखना है, ये कंट्रोल V किया हमने, तो ये क्या देगा 10 रिटर्न करेगा, ठीक है। और कुछ याद है आपको 144 किसका होता है, याद है आपको 144 होता है 12 का, तो इस तरह से स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। So this was today's work or lecture which we have done. So we have done type conversion and math module, right? So please go through each and every topic and do assignment. So thank you very much.